हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की क्लास में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो यूपी पीसीएस वाले स्टूडेंट्स हैं, साथ में जो आरओ एआरओ वाले स्टूडेंट्स हैं, 2024 वाले स्टूडेंट्स, इन सभी के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जो 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए। इनके लिए प्रैक्टिस सेशन होने वाला है और ये जो प्रैक्टिस क्लास होगी, यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेशन होगा, ये इस सेशन की बात करें तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हम डेली डिस्कस करने वाले हैं 20 क्वेश्चन और ये 20 सवाल आपके वो होंगे जो प्रीवियस सवालों से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं और जिनके आने के चांस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सवाल आपके करंट अफेयर के भी होंगे, ऐसा नहीं है कि 2024 के हैं तो हमने प्रीवियस के लिए होंगे पीछे के सवाल, नहीं। इसमें आपका पूरा प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस सेट के हिसाब से आपको यहाँ पे दिए जाएंगे और ये 20 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिनमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साथ में साइंस एंड टेक और आईआर यानी कि करंट अफेयर, सबके सभी सवाल आपके इसमें मिले जुले मिलेंगे। जिस तरीके से आप इन सवालों का इस्तेमाल पीसीएस प्री के लिए भी कर सकते हो, साथ में आंसर राइटिंग के लिए भी यहाँ से कुछ कंटेंट आपके यूजफुल होने वाला है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और ये एग्ज़ाम आपका स्पेशल टारगेट करता है यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, बाकी अन्य राज्यों के लिए भी, जो अन्य राज्यों के जो पीएससी आएगा उसके लिए भी आप इस एग्ज़ाम को, इस टेस्ट सीरीज को उन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, सवाल नंबर 1, पहला सवाल हमने यहाँ पे लिया है कि राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में करी गई थी। तो यहाँ पे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2005 में, 2008 में, 2012 में, 2015 में। ये सवाल आपको जरूर वन लाइनर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे ही आपको वन लाइनर सवाल भी मिलेंगे, कुछ स्टेटमेंट वाले यानी कि कथन और कारक वाले सवाल भी इसमें मिलेंगे। जैसे एग्जाम में आता है सेम वैसे ही आपको यहाँ पे सवाल मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2005। 2005 की बात करें, आंसर होगा 2005 में राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य की या बाघ संरक्षण, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्थापना करी गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन की बात करें तो इसको जो है कब ऑथराइज स्टेबलाइज किया गया था, इसको कब स्थापित किया गया था? 2005 में। देखो व्याख्या देखते हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए की बात करें तो ये पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत इसको वैधानिक निकाय दिया गया है। आपसे पूछेगा कि इनको प्रोटेक्ट कौन करता है, इसको जो है यहाँ पे कंजर्वेशन कौन देता है, तो इसको प्रोटेक्ट करता है जो हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके तहत। दूसरी बात आती है, इसकी स्थापना 2005 में करी गई थी और टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद इस 2005 में एक सिफारिश रिकमेंडेशन आई थी और उसका नाम था टाइगर टास्क फोर्स। ठीक है, इसकी सिफारिश के बाद इसकी स्थापना 2005 में करी गई थी। इसका संगठन वन्यजीव संरक्षण यानी कि अधिनियम आता है 1972 में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके तहत, जबकि बाद में 2006 में इसमें जो है कुछ संशोधन भी किया गया है, लेकिन हम मानते हैं 1972 का। इसके प्रावधानों के अंतर्गत बाघ संरक्षण को और सुदृढ़ करने के लिए इसमें जो है सौंपी गई शक्ति और कार्यों के अनुसार इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 2, माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है? तो ये कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित होगा? बिहार में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपको भी पेपर में इसी प्रकार से सवाल देखने के लिए मिलते हैं, एक साइड इंग्लिश और एक साइड हिंदी। तो ये बाइलिंगुअल आपका प्रैक्टिस सेट है। तो माधव अगर नेशनल पार्क की बात करें तो ये लोकेटेड कहाँ पर होगा, विच स्टेट? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। माधव, पेंच और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टाइगर रिजर्व हैं, यहाँ मैकमो राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में मिलते हैं, है ना। चलो, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसकी बात करें तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। साथ साथ में ये ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का एक हिस्सा भी है। आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी पहाड़ियाँ शामिल हैं कथन और कारक में, तो ये जो ऊपरी विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, ऊपरी विंध्य पहाड़ियाँ इसके हिस्से में शामिल होती हैं। साथ में ये पार्क जो है मुगल बादशाह और ग्वालियर के जो महाराजा थे उनके शिकार के लिए था स्पेशल। उस टाइम पे जो मुगल बादशाह रहते थे और ग्वालियर के महाराजा उस टाइम पे इस वाले एरिया में सिर्फ शिकार करते थे, लेकिन
इसे 1959 की बात करें 1959 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। आपसे पूछा जाएगा इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया, और डेट आपको इम्पोर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भला सिर्फ आप ये सोच के बैठे हैं कि ये डेट हमसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ध्यान रखेंगे कि वो आपसे डेट पूछेगा कब इसको यूनेस्को में शामिल करा और कब इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। जिस तरीके से आपको पता है स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई है ना एग्जाम्स में, तो उसी तरीके से वो टफ एग्जाम भी आपसे पूछेंगे। चलो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी कि अगर बात करें UNCCD, और इसमें है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करें 16 यानी कि 16 निम्नलिखित में से किस स्थान पर हो रही है। अब देखो COP 16 दो हुए हैं, आपको ध्यान में रखना है। एक हुआ है जो COP 16 की बात मैं अब कर रही हूँ, तो मैं जो बात कर रही हूँ जो यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन के लिए है, तो ये जो बात कर रही हूँ COP 16 जो है ये कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, आपको डेजर्टिफिकेशन यानी कि आपको मरुस्थलीकरण ध्यान में रखना है, ठीक है। मरुस्थलीकरण आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एक और COP 16 हुआ है तो वो दूसरा है आपका, उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल ये मैंने आपसे करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया है वनडे वाले में। तो ये COP 16 भाई ये जर्मनी में हो रहा है, सऊदी अरब में, कतर में या ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है आपका सऊदी अरब में। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर सऊदी अरब की बात करें तो इसको होस्ट कर रहा है सऊदी अरब में, इसकी बैठक हो रही है, बातचीत कर रहे हैं किसके लिए? मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए। क्या बात हो रही है देखो यहाँ पे बात करें, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी कि अगर बात करें कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, इसके लिए COP 16 की बात करें, COP 16 ये 2 से 13 दिसंबर तक होगा और 2024 ये होगा आपका रियाद यानी कि सऊदी अरब में हो रहा है। पहली चीज ये पूछेगा COP 16 आपका कब से कब तक ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा रियाद में हो रहा है और सऊदी अरब में। साथ में बात करें 1994 में इसको स्थापित किया गया था, और ये पर्यावरण और विकास को सतत भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में ये विशेष रूप से जो है जो शुष्क एरिया है सूखा हुआ, साथ में जो कम सूखा अर्ध शुष्क है, और साथ में जो शुष्क और उप आर्द्र क्षेत्र हैं इन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है। जहां तक कुछ कहे कि कुछ सबसे कमजोर परिस्थिति के तंत्र है, और इसमें जैसे जहाँ पे कुछ भी किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है तो उस पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ में डेजर्टिफिकेशन को इसको फिर रीयूज के रूप में काम करता है। अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो पोलियो के लिए उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जिसको बोलें यानी कि इसके दौर में शामिल नहीं हुआ है। यहाँ पे बात करें यानी कि SNID की बात करें तो जो सब नेशनल इम्यूनाइजेशंस डे है इसकी बात करें तो इसके राउंड ऑफ पुलिस में कौन सा शामिल नहीं है इसमें पोलियो के लिए? कैथल जिला शामिल नहीं हुआ है, झज्जर, गुरुग्राम या रोहतक। चलिए तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? इसके लिए सही आंसर होगा रोहतक की बात करें तो इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं हुआ है? रोहतक जिला इसमें शामिल नहीं हुआ है। देखो भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह की बात करें उसने 8 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले जो पोलियो के लिए उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के दौर में हरियाणा के कुछ 6 जिलों को शामिल करने का निर्णय लिया है। ठीक है, कब शुरू हो रहा है भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह का? ये 8 दिसंबर 2024 से शुरू होगा, और पोलियो के जो उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है इसमें ये 6 जिले शामिल नहीं होंगे। क्यों भाई, क्या ऐसा क्या है? देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें कैथल शामिल नहीं होगा, झज्जर शामिल नहीं होगा, गुरुग्राम शामिल नहीं होगा, फरीदाबाद की बात करेंगे, सोनीपत और नूंह। ठीक है, ये जिले। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 5, रोलेट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो भाई रोलेट एक्ट की बात कर रहा है कि भाई यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द रोलेट एक्ट यहाँ पे पास, कब किया गया था इसको पास? 1916 में, 1919 में या 1924, 1930, कब किया गया था इसको पास? रोलेट एक्ट की अगर बात करें तो जो रोलेट एक्ट पास किया गया था, रोलेट एक्ट पास किया गया था आपका 1919 में। 1919
आपको पता होगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ठीक है, बाग हत्याकांड, ठीक है, नरसंहार बोलते हैं वैसे तो, पर फिर भी ये, अब आपने देखा होगा रोलेट एक्ट आता है, और रोलेट एक्ट में क्या था, इससे पहले रोलेट एक्ट इससे पहले आता है जलियांवाले बाग हत्याकांड से। उसमें था कि कुछ पूछो ना गछो, सीधे डायरेक्ट भाई अंदर, मतलब जिसको भी पकड़ना है आप सिर्फ एक चीज पे भी उसको अंदर लेकर के आ सकते हो, पकड़ सकते हो, ठीक है। इसी के लिए जलियांवाले बाग में आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, ये जलियांवाले बाग में सभा हो रही थी, और सभा के तहत इसमें जितने भी लोग थे, तो अंग्रेज यानी कि जनरल डायर के कहने से, अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर के कहने से यहाँ जलियांवाले बाग में गोलियां चलाई जाती हैं। और इसके बाद में एक आयोग बनता है जिसका नाम था हंटर आयोग। ये आपसे पूछा जाता है हंटर आयोग का गठन कब करा, तो हंटर आयोग इसकी जांच करने के लिए, जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए इस आयोग का गठन भी 1919 में करा गया, ठीक है। थोड़ा सा याद रखेंगे, आंसर होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे बात करें रोलेट एक्ट की। रोलेट एक्ट क्या था, देखो इसको काला कानून भी बोला जाता था, है ना। तो सबसे पहले तो ये 1919 में पारित किया गया था। दूसरी बात, ये अधिनियम सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में किया गया था, इसीलिए इसका नाम सर सिडनी की अध्यक्षता में करा गया, नाम इसका पड़ा रोलेट, ठीक है। इसकी अध्यक्षता में राजद्रोही समिति की सिफारिशों पर पारित किया गया था। जैसे भाई अगर कोई भी जैसे भारत में उस टाइम पे 1990 का समय कुछ ऐसा था कि भारत में स्थितियां ये थी कि हर एक क्रांतिकारी आग में कूदने के लिए तैयार था। कहने का मतलब ये है कि आज़ादी की लड़ाई में हर एक क्रांतिकारी आगे बढ़ रहा था, और जो भी क्रांतिकारी थे, तो इन क्रांतिकारियों को धीरे धीरे जो नाम दिया गया, इन क्रांतिकारियों को नाम दिया गया यहाँ पे धीरे धीरे क्या बोलते हैं, देशद्रोही का। और इन पे देशद्रोही का ही मुकदमा चलाया जाने लगा कि आप देश के विरुद्ध क्या बोलते हैं, अशासन व्यवस्था चला रहे हो, साथ में जो देशद्रोही का काम कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए ये अधिनियम भारतीय सदस्यों के एकजुट विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जल्दबाजी में पारित किया गया था, जबकि इसमें भारतीयों की कोई सलामती नहीं थी। साथ में इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अपार शक्तियां प्रदान की थी, तथा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की भी अनुमति थी। यह था कि भाई मैंने जैसे आपको बताया कि रोलेट एक्ट में सीधा आपको किसी पर भी आप आराम से, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये क्रांतिकारी है, आप उस पर देशद्रोही का मुकदमा या देशद्रोही बोल करके उसे सीधे 2 साल, कोई बिना मुकदमा चलाए भी आप उसको 2 साल तक जेल में रख सकते थे। ये था रोलेट एक्ट, और इसी का ही विरोध कर रहे थे जलियांवाले बाग में जो खड़े हुए लोग थे, और इसी के विरोध करते लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। चलिए अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि ये आपको पता होगा हमारा जब संविधान बन रहा था तो संविधान के सदस्य तो थे ही, संविधान सभा के मेंबर तो थे ही, लेकिन ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। अगर बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश के थे, महाराष्ट्र के, हरियाणा के या फिर बिहार के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये थे बिहार के रहने वाले। अब आप कहोगे मैम एग्जाम तो यूपी का है, जरूरी नहीं है कि यूपी के एग्जाम में सिर्फ यूपी के ही व्यक्ति पूछे हैं, व्यक्तित्व पूछा जाता है लेकिन थोड़ा यूपी से लगता हुआ भी। चलिए देखते हैं। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को होता है, और होता कहाँ, इनकी बात करें तो बिहार में इनका जन्म होता है, और भाई ये होता है जीरोदेई सिवान के घर में। साथ में वह एक भारतीय राजनीतिक वकील, पत्रकार और विद्वान थे। एक सबसे पहले देखो ये राजनीतिक भी थे, और ये भाई पेशे से वकील भी थे, साथ में ये पत्रकार भी थे और विद्वान भी थे। राजनीतिक थे इसीलिए इनको आपने देखा होगा कि पहले राष्ट्रपति बनाए गए। वकील थे इसीलिए संविधान सभा में इनको बैठाया गया था, संविधान सभा बनाने के लिए पहले व्यक्ति, ठीक है। पत्रकार थे तो भाई इन्होंने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत सारे, या मैं कहूँ कि आज़ादी की चिंगारी के रूप में इन्होंने बहुत सारे काम में से भी हुए थे, विद्वान भी थे, जिन्होंने 1950 से 1962 तक भारत में प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल थे। अभी बात करी थी बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें ये किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 1911 में
1914 में, 1919 या 1923? कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए? अगर बात करी जाए कि ये कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, तो ये कब होते हैं? 1911 की बात करें, 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं। आंसर होगा ए। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1911 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान जो आधिकारिक रूप से इसमें शामिल हो गए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? ये स्थापना होती है 1885 में। ठीक है। और जब ये स्थापना कहाँ होती है? ये स्थापना होती है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। और मुंबई में उस टाइम पे कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें टोटल 72 मेंबर थे। ठीक है। और कहाँ पे हुई थी? तेजपाल दास या गोकुल तेजपाल दास इंटर कॉलेज में। क्या नाम था? नाम था गोकुल तेजपाल दास इंटर कॉलेज। ठीक है, इंटर कॉलेज। इसमें जो है भाई यहाँ पे स्थापना होती है। ठीक है, चलिए, पहली बैठक होती है इनकी यहाँ पे। और इसमें प्रमुख प्रतिनिधियों में बात करें तो दादा भाई नौरोजी भी शामिल थे, साथ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल थे, बदरुद्दीन तैयब जी भी शामिल थे, फिरोज शाह मेहता भी शामिल थे, WC बनर्जी और S रामास्वामी, और यहाँ पे मुदलियार थे, साथ में S सुब्रमण्यम अय्यर थे, और जो रोमेश चंद्र दत्त थे। ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि प्रमुख प्रतिनिधित्व में कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन नहीं है। तो आपको ना प्रमुख व्यक्तियों के नाम, अब आप देखो 72 के 72 नाम याद नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, उन 72 में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बाद में भी काम किया है, पहले भी काम किया है, जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। तो आपको वो चर्चित व्यक्ति ही यहाँ से निकालने हैं, उनका ही नाम निकालना है और अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8। प्रेम महाविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? भाई यहाँ पे प्रेम महाविद्यालय की स्थापना, इसको एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? 1888 में, 1901 में, या फिर 1909 में, या फिर 1911 में? कब किया गया था? तो अगर इसको स्थापित की बात करें, इसको स्थापित किया गया था 1909 में। आंसर होगा ऑप्शन सी। 1909 में इसको स्थापित किया गया था। अब आप मुझे बताएंगे 1909 में कौन सा वायसराय का नाम, वायसराय, और एक वायसराय थे और एक थे जनरल, इनके नाम पर बात करें तो इन दोनों के नाम पर एक एक्ट आया था। इस एक्ट का क्या नाम था बताएंगे? चलिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो है 1909 में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक तकनीकी संस्थान प्रेम महाविद्यालय की बात करें, इसकी स्थापना करी। और ये स्वदेशी तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला भारत का पहला टेक्नोलॉजी या पॉलिटेक्निक संस्थान था। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत का पहला टेक्नोलॉजी जो देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे रहा था, वो भी स्वदेशी, तो वो था राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, और ये कब बना? 1909 में। कहाँ बना? उत्तर प्रदेश में, वृंदावन में। अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि महेंद्र प्रताप को निम्नलिखित में से किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? महेंद्र प्रताप को निम्नलिखित में से किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? 1930 में, 1932 में, या फिर 1940 में, या फिर 1945 में? कब किया गया? सही आंसर होगा 1932। 1932 में महेंद्र प्रताप को जो है यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया था। ठीक है, वृंदावन में क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी कॉलेज खोल करके, पॉलिटेक्निक कॉलेज, है ना। महेंद्र प्रताप को शांति के लिए वैश्विक वकालत और भारत और अफगानिस्तान जो है इसमें ब्रिटिश अत्याचारों को उजागर करने के लिए नए प्रयासों के लिए 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला, पहली बार, और इसके लिए इनका नाम आया था। अगला सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी कि जो मैं अभी बात कर रही थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से कब करी गई थी? तो भाई इसकी स्थापना बताएंगे यहाँ पे, UNCCD की स्थापना कब करी? 1990, 1992, 1994, 1998? चलिए, WTO की स्थापना कब करी गई थी? ये करी गई थी 1995 में। क्या ये पहले क्या था? तो आप कहेंगे पहले था ये GATT। और ये कब बनाया था? तो ये बनाया था 1948 में। ठीक है, 1995 में इसको WTO बना दिया। और इसकी हेड कौन बनाई गई हैं अभी? तो देखो, इसकी हेड कौन बनाई गई हैं? नागोजी ओंकाजाइवेला बनाई गई हैं। कहाँ की हैं? नाइजीरिया की हैं, दूसरी बार बनाई गई हैं।
कब काम अपना कार्यभार संभालेंगी, तो 1 सितंबर 2025 से अपने दूसरे कार्यकाल में। अभी तो इनका पहला कार्यकाल चल रहा है, फिर ये अपने दूसरे कार्यकाल में चल देंगे। और दूसरा कार्यकाल इनका कब तक का होगा, ये होगा इनका 4 साल तक का। अच्छा, हम वो ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे UNCCD, तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, इसकी स्थापना करी गई थी 1994 में, 1994 में। क्यों बताया मैंने ये, क्योंकि ये 1995 में 1 साल बाद है ना, और ये इससे 1 साल पहले 1994 में इसकी स्थापना करी है ना। देखो, जो मरुस्थलीकरण है इससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन करा गया, ठीक है, और इसकी स्थापना 1994 में हुई। और ये पर्यावरण और विकास को सतत भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप है। बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय एक समझौता है जिसमें सभी देश इसके लिए काम करेंगे, ठीक है, सभी कंट्रीज के लिए काम करने वाले हैं। चलिए आगे बात करेंगे इसमें ही। तो ये विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्र जो है इन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां कुछ सबसे कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र और लोग भी पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, इसको आप स्किप कर देंगे। अगला सवाल नंबर 12 कह रहा है कि ड्रोन दीदी पहल की बात करें तो ड्रोन दीदी पहल निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई है। अब दीदी के नाम से आपको याद आ रहा है कहाँ शुरू की गई होगी ये। चलिए पहले बताएंगे ड्रोन दीदी पहल शुरू कब करी गई है। 2021 में, 2022 में, 2023 में या फिर 2024 में। तो ड्रोन दीदी पहल कब शुरू की गई है। ड्रोन दीदी पहल शुरू की गई है 2023 में, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो अगर ड्रोन दीदी पहल की बात करें तो ये ड्रोन दीदी पहल शुरुआत करी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा 30 नवंबर 2023 को। कब, 30 नवंबर 2023 को। क्यों विकसित करी गई भैया, देखो 1 साल हो चुका है, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा की महिला लाभार्थियों को के साथ बातचीत के बाद में जो है यहाँ पे ये पहल शुरू करी गई है। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य ये है कि अगले 2 वर्षों तक 15,000 महिलाएं जो हैं वह स्वयं सहायता समूह जो हैं इसको ड्रोन उपलब्ध कराना है, जिन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर दिया जाएगा, ताकि महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। आपको बता दूं मैं कि इंडिया में आज भी लगभग सिर्फ शहरों में जो लोग रहते हैं, शहरों की बात करें तो शहरों में लोग रहते हैं सिर्फ 30% लोग शहरों में रहते हैं। गाँव की बात करें तो आज भी गाँव में लगभग 70% रहते हैं। और 70% में आप मान के चलिए कि फीमेल 50-50 मान लेते हैं, तो इस 70% में फीमेल 50% हैं, जो 50% से भी ज़्यादा लगभग 80% गाँव में 80% फीमेल ऐसी हैं जो खेतों में काम करती हैं, है ना, या फिर मैं कहूँ कि वो छोटे छोटे काम करती हैं। छोटे कहने का मतलब ये है कि जैसे खेत में काम करना, या फिर मतलब बहुत सिर्फ 20% ऐसी गांव में महिलाएं हैं जो सरकारी जॉब करती हैं, अपना बिजनेस करती हैं, अपना कुछ काम करती हैं। बाकी 80% ऐसी महिलाएं हैं ना जॉब करती हैं सरकारी, ना प्राइवेट, और साथ में ना ही अपना कोई बिजनेस करती हैं, सिर्फ जैसे खेती बाड़ी का काम है ये करती हैं। चलो अगला सवाल नंबर 13 है कि केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 जो घर हैं इन पर घर उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण जो आवास योजना है, इस आवास योजना के तहत 15,000 घर उपलब्ध कराए जाएंगे। किस राज्य ने बोला है, छत्तीसगढ़ ने, बिहार ने, उत्तराखंड ने या तमिलनाडु ने। इस बात को डिक्लेयर करने वाला जो राज्य हो जाएगा वो है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का कहना ये है, अच्छा छत्तीसगढ़ राज्य में अभी एक टाइगर रिजर्व बना है 53 नंबर का, क्या नाम है, गुरु घासीदास, है ना, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है टाइगर रिजर्व। तो मैंने कहा यहाँ पे ये जो है छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है आप देखेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 घर उपलब्ध कराए जाएंगे। बात करते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा करी है कि केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 घर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही में कल्याणकारी पहल के तहत ये घर आत्मसमर्पण करने वाले जो नक्सली हैं, साथ में नक्सल हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों को आवंटित किए जाएंगे। इस बात पर जोर दिया गया है कि इस योजना का उद्देश्य सामाजिक, साथ में आर्थिक, जाति जनगणना 2011
इस आवास प्लस 2018 सूचियों के बाहर रह गए परिवारों को शामिल करना है जो इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं। चलिए सवाल नंबर 14 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण निम्नलिखित में से किस साल या किस वर्ष में शुरू करी गई थी। जो मैंने पूछा उसका कि भाई इसको कब शुरू किया, 2011, 2016 या 2019 या 2021। इसका आंसर क्या होगा, ये जो योजना शुरू करी गई थी 2016 में ये योजना शुरू करी गई। ठीक है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, तो ये 2016 में शुरू की जाती है। साथ में इसका उद्देश्य क्या है कि समाज के सबसे गरीब वर्ग वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य है कि समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को घर देने का इसका उद्देश्य है। साथ में जो घर लेने वाले लोग हैं इनमें लाभार्थियों के चयन में 3 चरण होते हैं कि भाई किनको घर दिया जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए सत्यापन प्रक्रिया शामिल है जिसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना सबसे पहले, फिर ग्राम सभा का अनुमोदन, जो आप देखेंगे जियो टैगिंग शामिल है। साथ में इससे आप कहेंगे कि जिससे सुनिश्चित होता है कि सहायता सबसे योग्य व्यक्तियों को मिले। ऐसा नहीं है कि भाई अगर फ्रॉड में मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी अपना फॉर्म भरे और कहे कि जी हम भी गरीब हैं, नहीं। सबसे पहले 3 चरण होंगे। एक तो सामाजिक आर्थिक जाति पूछी जाएगी, दूसरा क्या है ग्राम सभा अनुमोदन, साथ में यहाँ पे जियो टैगिंग शामिल होगा जिससे पता लगेगा कि वाकई में इसको ज़रूरत है या फिर नहीं है। सवाल नंबर 15 है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से किस साल में शुरू करी गई थी। तो भाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जम्मू कश्मीर में 2001 में शुरू की गई थी, 2007 में, 2010 या 2012। यहाँ पर बात करी है देखो कि भाई ये ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू हुई थी। तो ये मैंने पूरे भारत की शुरू करी है, पूरे भारत के बारे में बात करी है और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई थी भाई ये 2001 में। ठीक है, हाँ, उस टाइम पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जम्मू कश्मीर से शुरुआत करी गई 2001 में। देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो ये शुरू की गई थी सबसे पहले 25 दिसंबर 2000 को ये शुरू होती है। दूसरी बात, हालांकि वर्ष 2001 में इस जनगणना के आधार पर हो गई थी। सबसे पहले बिना जनगणना के आधार पर होती थी, इसकी कोई जनगणना नहीं होती थी। बिना जनगणना के आधार पर इस योजना के तहत घर दिए जाते थे। 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण बस्तियों को या सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो है यहाँ पे ये जो है योजना 2001-2 में जम्मू कश्मीर में शुरू करी गई और साथ में इसका उद्देश्य था संपर्क रहित बस्तियों को 12मासी सड़क के माध्यम से संपर्क प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 16 है। यहाँ पे ये आपने देखा होगा ये वाली जो योजना थी, मैंने गलती तो नहीं करी है, ये ग्रामीण आवास योजना है और ये आपकी सड़क योजना है। जबकि अटल बिहारी की बात करूँ तो ये सड़क योजना है। प्रधानमंत्री आपने देखा होगा अटल सड़क योजना, अटल सड़क योजना की बात करें तो अटल, माफ़ कीजिएगा मैंने अगर बोला हो तो, ये जो अटल सड़क योजना है ना ये 2005 में शुरू करी गई थी और ये 2001 में। ठीक है, तो ये अलग योजना है, वो अलग योजना है। प्रधानमंत्री मेरे मुंह से निकल गया होगा सड़क योजना के लिए घर योजना। ठीक है, चलो अगला सवाल हमारे यहाँ पे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाज ए लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू करी गई। तो जो हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये मुद्रा योजना कब शुरू करी गई। ठीक है, 2011 में, 2015, 2018 या 2020। इसको कब शुरू किया गया तो इस योजना की बात करें इसको शुरू किया गया 2015 में ये योजना शुरू करी जाती है। चलिए, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये भारत सरकार के द्वारा 2015 में शुरू करी गई। पहली बात भाई प्रधानमंत्री की है तो भारत सरकार ही शुरू करेगी, कोई स्पेशल स्टेट तो करेगा नहीं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे व्यवसाय उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे यानी कि राशि आवंटित करने के लिए, ऋण प्रदान करने के लिए योजना दी जाती है। यानी कि जो छोटे स्तर पर अपने व्यवसाय बनाना चाहते हैं इन व्यवसायों को शुरू करने के लिए योजना दी जाती है। साथ में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण यहाँ पे, या मैं कहूँ किसके अंतर्गत 3 ऋण उत्पादन है। कौन कौन से ऋण हैं। एक है शिशु ऋण, यानी कि जो शिशु ऋण है ये आप 50,000 रुपये तक का ऋण इसमें दिया जाता है शिशु को।
यानी कि जो 18 से कम के हैं उनको 50,000 रुपये से कम का ऋण दिया जाएगा। इसके बाद में आते हैं किशोर, और इनकी बात करें जो किशोर हैं उनको 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। साथ में आते हैं तरुण इसके बाद में, और जो तरुण हैं उनको 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 प्रकार या 3 कैटेगरी में ये योजना दी गई थी। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। और ये सवाल ना आपने कई बार देखा भी होगा कि इसमें कई बार ये तो पूछा जाता है किस वर्ष हुई थी, कई बार इसकी गैस का नाम, मिथाइल आइसोसेल की बात करें तो मिथाइल, कई बार इसकी गैस का नाम भी पूछा जाता है। तो ये 1984 में शुरू होती है, 1990 में, 1993 या 1997 में। तो ये कब शुरू होती है, ये इसकी बात करें तो ये त्रासदी कब हुई थी, ये त्रासदी हुई है आपकी 1984 में, ठीक है, भोपाल में। जो भोपाल गैस त्रासदी है इतिहास की सबसे भयंकर औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी, जो 2 से 3 दिसंबर की बात करें, 2 से 3 दिसंबर 1984 को रात के मध्य प्रदेश भोपाल में यूनियन जो कार्बाइड इंडिया लिमिटेड है इसमें कीटनाशक संयंत्र में घटित हुई थी। और दूसरी बात क्या है, इससे लोग और पशुओं को अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट की बात करें इसके संपर्क में आ गए, जिससे तत्काल दीर्घकालिक स्वास्थ्य या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और पशु इंसान सभी की धीरे धीरे डेथ हो गई थी। और जो बचे थे वो बहुत ही ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, दुष्प्रभावित। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है कि शाही जामा मस्जिद के निम्नलिखित में से किस वर्ष में संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया। शाही जामा मस्जिद को कब संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया, तो भाई यहाँ पे 1920 में, 1928 या 1932 में या फिर 1945 में। इसको अधिसूचित किया गया था 1920 में, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए 1920। देखो जो शाही जामा मस्जिद है इसे जैसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत जो है यहाँ पे 1920 में संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया था, और इसके अधिकार क्षेत्र में आती है संरक्षित अधिकार क्षेत्र में। दूसरी बात यह है कि संभल की जो जामा मस्जिद है बाबर के शासनकाल, अब आपको मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो जो संभल है ना, ये संभल, यहाँ पे ध्यान दो, जो शाही जामा मस्जिद है अगर इसकी बात करें तो ये जो शाही जामा मस्जिद है, ये शाही जामा मस्जिद जो है आपकी, ये मस्जिद पड़ती है आपकी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, इन 75 जिले में से एक जिला आता है मुरादाबाद मंडल का, और जो मुरादाबाद मंडल है, इस मुरादाबाद की बात करें तो इसमें आपके इस मंडल की बात कर रही हूँ, इस मंडल में आप देखेंगे इस मंडल में 5 जिले आते हैं, इन 5 जिलों में से एक जिला है संभल, और ये बहुत ज़्यादा जो है अभी चर्चा में रहा है ना, हिंदू मुस्लिम कुछ इस प्रकार की सुर्खियों को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, तो इसलिए यूपी स्पेशल के लिए सवाल बन सकता है शाही जामा मस्जिद का, है ना, तो हिस्टोरिकल सवाल इसका बन सकता है बिल्कुल। तो यहाँ संभल की जामा मस्जिद के बारे में बात करें, संभल की जामा मस्जिद बाबर के शासनकाल यानी कि 1526 से 1530 के दौरान बनाई गई थी, और 3 मस्जिदों में से एक है जो अन्य मस्जिदों में पानीपत की मस्जिद और अब ध्वस्त हो चुकी है जो कि, और बाबरी मस्जिद, इन 2 मस्जिदों की बात करें तो इन 3 मस्जिदें थी, तीनों में से एक संभल की जामा मस्जिद, दूसरी है बाबरी मस्जिद और पानीपत की मस्जिद। चलिए अगला सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 की बात करें तो भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। तो भाई ये जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण, जो अभी हम स्मारक संरक्षण के तहत मस्जिद को भी हम घेर रहे थे, तो ये अधिनियम था कब पारित हुआ, अच्छा किसके दौरान पारित किया गया। ये चार्ल्स हॉर्डिंग ने पारित करा था, जॉर्ज नेथेनियल कर्जन के द्वारा, या विक्टर ब्रूस के द्वारा, जॉन लॉरेंस के द्वारा। इसको पारित करने वाले कौन थे, ये थे जॉन नेथेनियल कर्जन, कई बार कर्जन सामने नाम आता है, तो जॉन नेथेनियल कर्जन ने इस अधिनियम को पारित करा था क्या, देखो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, यानी कि जो पहले पीछे की धरोहरें हैं, स्मारक हैं, उनको संरक्षित किया जाए, उनको तोड़ा ना जाए। 1904 में अधिनियम बना और ब्रिटिश भारत में जॉर्ज नेथेनियल कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन जिसे बोलते हैं, उसके कार्यकाल के द्वारा ये अधिनियम पारित किया गया था, जो हमारी धरोहर हैं पुरानी उनको संरक्षित किया जाए। दूसरी बात,
इसका उद्देश्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कलात्मक महत्व और प्राचीन स्मारकों और वस्तुओं को संरक्षित रखना था, है ना। ठीक है, अगला सवाल नंबर 20। महाकुंभ क्षेत्र उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो वही महाकुंभ ये बरेली में होगा, चित्रकूट में, वाराणसी में या प्रयागराज में। देखो, अगर महाकुंभ की अगर मैं बात करूं तो जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ की बात करी जाए तो महाकुंभ लगता है हमारे भारत में 4 क्षेत्रों में। कहाँ लगता है? 4 क्षेत्रों में। पहला क्षेत्र कौन सा है? पहला क्षेत्र है भाई आपका हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार। और ये है गंगा के किनारे, यहाँ पे। महाकुंभ हमेशा 12 साल में एक बार लगता है, 12 वर्ष में एक बार लगता है। दूसरा क्षेत्र कौन सा आता है? दूसरा क्षेत्र आता है इसके बाद में यूपी में आता है ये प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है, और ये गंगा के साथ में प्लस में यमुना नदी है और सरस्वती, त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ लगता है। ठीक है, ये लग रहा है 2025 में, जिसकी तैयारियां अभी बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। तीसरा कौन सा आता है? तीसरा क्षेत्र आता है आपका उज्जैन का। सॉरी, ये उज्जैन लिखा है, ठीक है, उज्जैन नीचे लिख देते हैं, उज्जैन। अगर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन आता है क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, क्षिप्रा। और 4th नंबर पे जो आता है हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया, और कहाँ लगता है? गोदावरी नदी के किनारे आता है वो, गोदावरी नदी के किनारे आता है। और क्या आता है, मैं भूल रही हूँ, मेरे दिमाग से निकल रहा। गोदावरी नदी के किनारे वो शहर है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, उज्जैन है, गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। चलो याद आएगा तो बताऊंगी बिल्कुल। हाँ, तो मैं प्रयागराज की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में जो है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है, यहाँ पे प्रयागराज में भाई महाकुंभ चलेगा 2025 वाला। ठीक है, अब जो 2025 वाला प्रयागराज में चलेगा तो हाल फिलहाल में भाई प्रयागराज में आप देखेंगे महाकुंभ में बहुत बड़ी भीड़ होती है। इस भीड़ को प्रयागराज जो है संभाल नहीं पाएगा। तो प्रयागराज की बात करें तो अभी तक यूपी में कितने जिले हैं? यूपी में जिले हैं हमारे पास में 75। तो एक नवीनतम नया जिला बनाया गया, और जो न्यू जिला बनाया गया ना, तो ये 76 नंबर का है। और ये कैसा है? ये क्या बोलते हैं, अस्थायी जिला बनाया गया है। अस्थायी जिले की बात करें तो ये जिला बनाया गया है आपका, अस्थायी जिला बनाया गया है ना, प्रयागराज में। तो ये कहाँ लगता है? ये लगता है जी प्रयागराज, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, इस सवाल को लाने का मेरा खैर खास मकसद यही था, प्रयागराज के बारे में समझाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया है। पहली बात, इसे जनवरी 2025 में होने वाले आगामी कुंभ मेले के प्रबंधन के लिए प्रशासन सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। और कैसा है? ये अस्थायी जिला है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपसे, मुझे अभी भी इसका नाम याद नहीं आ रहा है, हरिद्वार है, उत्तर प्रदेश है, और उज्जैन है। इसका आप नाम याद, मुझे नाम बताएंगे कि भाई चौथा जो है हमारा क्या बोलते हैं, कुंभ मेला, चौथा कुंभ मेला हमारा कहाँ लगता है? इसका नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगर याद आता है तो बिल्कुल अभी बता देंगे, बाकी मुझे। चलिए, फिर आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम देखते हैं कल। ठीक है, आज की क्लास को फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, और साथ साथ में याद आ गया है, इसका नाम है नासिक, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में। ठीक है, हाँ, भूल गई थी मैं। हाँ, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।